नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय इतिहास को देख रहे थे। भारतीय इतिहास के इस श्रृंखला में हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित लगभग 7 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपने नए भाग की तरफ क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है, लेकिन प्रश्न के आने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। लोगों को लगता है कि लाइक सब्सक्राइब के पैसे लगते होंगे या हमें मिलते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब के बारे में जो लोग जानते हैं वो इस पॉलिसी से भली भांति क्या है, अवगत है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट से क्या होता है, एक तरह से क्रिएटर को मोटिवेशन मिलता है नई नई चीज़ों को बनाने का। ठीक है, और अगर मेरे मन में आपको कुछ अच्छा देने का भाव है तो आपके अंदर भी एक भाव होना चाहिए कि आप मुझे कम से कम सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में थोड़ा सपोर्ट करिए कि लोगों तक चीज़ें पहुँचे। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कराऊँ और मैं कराऊँगा भी। ठीक है ना, आप निश्चिंत रहिए। आपको इतने क्वेश्चन करने के बाद, किसी भी एग्जामिनेशन में जाने के बाद ऐसा कभी नहीं फील होगा कि आपके पढ़े में से या आपके इर्द गिर्द की चीज़ें नहीं आई हैं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत और कर लेंगे, इसके साथ एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका कोई भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। मेरा प्रश्नों को कराने का बस एक ही मकसद है कि आपको एक आयाम देना कि हाँ, इसके इर्द गिर्द चीज़ें घूम रही हैं। क्योंकि ये सारे प्रश्न एसएससी, रेलवे, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, तमाम तरह के गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए प्रश्न, जिनका यह एक कलेक्शन बनाया गया है। ठीक है, और तो ये तो पक्का हो जाता है कि अगर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं होती तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में इन्हें पूछा नहीं जाता। ठीक है, थोड़ा सा और आप मेहनत कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा और आप अच्छे से अच्छा कोई भी एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स तो आपका कहीं रुकने वाला नहीं है। ठीक है, वीडियो के नोट्स की बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ख़ास तौर पे आपको कहूँगा कि नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, आपको वीडियो को ही 3-4 बार क्या करना है, सुनना है। इंटरनेट पैकेज इतना सस्ता है, 2 GB का पर डे डाटा आता है, आपका बच ही जाता होगा। आप लोग उसका यूज़ करिए, उसको चला के अपना सुन लीजिए 3-4 बार 5 बार। मोबाइल का मेमोरी भी आपको फुल करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको डाउनलोड करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लाइफ टाइम के लिए पड़ा हुआ है, आप 100 साल के बाद भी देखेंगे तो वो वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं कि डाटा डिलीट हो जाएगा कि आपको मोबाइल में स्पेस करने की ज़रूरत है। आप 4-5 बार सुन लीजिए। मेरा एक दोस्त था जो एसएससी में इस समय इनकम टैक्स के बहुत बड़े पद पर है। जब मैं उसके पास इंग्लिश सीखने गया तो उसने मुझे पूछा कि बोलो क्या क्या जानना चाहते हो तुम। मैंने कहा सर ये बताइए, ये बताइए। कहा ठीक है। उसने कॉपी उठाई और हर चीज़ उसने बताते चला गया। उसने कहा कि दोस्त यार, मुझे सब कुछ तो नहीं याद है, लेकिन मैं उतना ज़रूर याद रखा हूँ कि मेरा काम चल जाए। चीज़ों को दिमाग में रखना है, न कि नोट्स बनाना है। नोट्स मैंने भी खूब बनाए ज़िंदगी में, लेकिन नोट्स रखे रह जाते हैं दोस्त। नोट्स बनाना ज़रूरी है, लेकिन नोट्स वही काम आते हैं जो आपके दिमाग में रहते हैं, वरना नोट्स आपके क्या है, रखे रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना बड़ा मुझे देना पड़ा आपको लेक्चर, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए कि ऐसा नहीं करना है, नोट्स नहीं बनाना है। इसी वीडियो को 4-5 बार आपको क्या करना है, सुनना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी लोगों को पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व के समय पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महान भी निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृहत्याग, उनका प्रबोधन। तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का समय है और जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो उनका जो गृह त्याग था, इसी को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, अगला है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, कोलीय वंश। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा आपका, जी हाँ, कोलीय वंश से संबंधित उनकी माता थी। अगला, बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर, वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो सही विकल्प होगा आपका, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। अगला है, इनमें से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड़ाकेश। इसमें तो लग रहा है कि कुछ तो अर्जुन के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है ना,
इनके दो नाम बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एक तो आपका शाक्य मुनि और तथागत। यह दो नाम अगर विकल्प में रहे तो जरूर सही होगा। यह दोनों नाम नज़र नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, वही आपको क्या करना है, विकल्प का चुनाव करना है। निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? और शुंग, कुषाण, सातवाहन शासक और ये आपका मौर्य। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा मौर्य शासन में यह क्या होता है, क्लियर होता है। अब यही क्वेश्चन है और उसका प्रारूप क्या है, चेंज कर दिया गया। आप देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? क्वेश्चन सेम है लेकिन उसको थोड़ा सा घुमाया है और वह अभिलेख आपका है रुमनदेई अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जामिनेशंस में क्या किया गया, पूछा गया है, ध्यान रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है ना। अब देखिए वही प्रश्न है लेकिन उसके पैटर्न को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका अशोक। ठीक है। अगला होगा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? निर्वाण, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, उन्हें प्राप्त हुई थी, तो वह हुआ था आपका कुशीनगर में। ठीक है ना, बहुत अच्छी जगह है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी घोषित हो रहा है, आप लोग एक बार जरूर यहाँ पे घूमने जाएं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? देख रहे हैं, सेम प्रश्न है और पैटर्न चेंज हो गया। और दोस्तों इसका सही होगा मल्ल। ठीक है ना। अगला है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो जब जहाँ हुआ है तो वहीं अवस्थित भी होगा, तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका कुशीनगर। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका कौशल और मगध। ठीक है ना, 3 और 4 वहां पर इसका क्या था, संबंध था। ठीक है। बाकी उत्तर क्या है इसके, गलत है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगललान और सुभद्र। ठीक है। तो जो अंतिम व्यक्ति था वो था आपका सुभद्र। एक प्रश्न कई बार पूछा गया लेकिन मैंने रिपीटेशन वाले प्रश्न नहीं डाले हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर और सारनाथ। चलिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर दीजिए कि उन्होंने अपनी वर्षा की अंतिम ऋतु कहाँ बिताई? तो उन्होंने बिताई थी वैशाली में। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? और बहुत ध्यान से इस प्रश्न को करिएगा। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। ठीक है ना, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ठीक है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन से संबंधित है। आलार कमाल कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षुक, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के एक गुरु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? ठीक है ना, अब देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, यह उपदेश से संबंधित भी है। तो वह दिया था आपका लुम्बिनी में, पाटलिपुत्र में, सारनाथ, वैशाली में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका सारनाथ में उन्होंने क्या दिया था, अपना धर्मचक्र प्रवर्तन। अब यही क्वेश्चन देखिए फिर से आया क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे लिखा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा, सारनाथ। मतलब क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ पे पैटर्न उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। अगला है, ग्रंथ में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन है उनका मतलब किसका? बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श और बुद्ध अनुष्ठान। ठीक है,
तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोग देखिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। मतलब तीनों प्रश्न क्या है, एक ही तरह के हैं, लेकिन यहाँ पर आपका विकल्प क्या है, एक ही है और चीज़ें क्या हो रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, ठीक है ना, तो ये सेम प्रश्न आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़ के इसको। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ठीक है ना, और ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए। तो लोगों को ये लगता है कि भाई सारनाथ में दिए होंगे या तो वैशाली में दिए होंगे, श्रावस्ती में कि राजगिरी में। तो सर्वाधिक जो उन्होंने उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में, ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किस राज्यकाल में गए थे, किसके राज्यकाल में गए थे? सातानिक, उदयन, बोधि या निच, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा कि बुद्ध जो थे कौशाम्बी गए थे उदयन के राज्यकाल में, ठीक है ना। अगला है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी संगीति हुई है आप लोग एक पन्ने पर उसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न आना ही है, किसकी अध्यक्षता में की गई, किसके काल में की गई और कब की गई, ये ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पक्का है कि एक प्रश्न अगर बुद्ध से बना प्रश्न तो यह प्रश्न तो उसमें एक ज़रूर दिखेगा ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही विकल्प क्या होगा आपका, ठीक है। महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या नागसेन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका महाकश्यप द्वारा। अगला, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? देखिए प्रश्न वही है और उत्तर फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आनंद, महाकश्यप, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही उत्तर हमको मिल गया है कि इसका उत्तर सही क्या होगा, महाकश्यप। अगला है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आरओ में पूछा भी गया प्रश्न है, ठीक है। तो सांची में, नालंदा में, राजगिरी में, पावापुरी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, जी आप लोग सोच पा रहे हैं, जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा राजगृह में, ठीक है। अगला है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, कहाँ पर हुई थी? अभी तक तो पूछा किस में हुई थी, तो पहली जो हुई थी वो राजगीर गृह में हुई थी, जिसको राजगीर भी कहा जाता है, ठीक है। विकल्प आप देख लीजिएगा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक और वसुमित्र, ठीक है ना। तो आपको इसका पता होना चाहिए कि सही उत्तर क्या होगा, पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक और वसुमित्र। तो दोस्तों सही उत्तर आप लोग दे सकते हैं वसुमित्र, ठीक है। अगला है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? देखिए एक नया प्रश्न है ये। तो देखते हैं कि महायान शाखा किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल और कनिष्क। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका कनिष्क के शासनकाल में क्या हुई थी? यह महायान शाखा औपचारिक रूप से क्या हुई थी? प्रकट हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? ठीक है ना, आप देख लीजिए, मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगिरी। क्वेश्चन वही था लेकिन अब आपको दिमाग लगा के उत्तर देना है कि इसका उत्तर क्या होगा, कश्मीर, ठीक है। अगला है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया था? तो ऑब्वियसली आपको उत्तर पता ही होगा, किसके काल में? कनिष्क के शासनकाल में। मैं तेजी से चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन चेंज थी भाषा, इसलिए मैंने इसको डाला। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देव तत्वारोपण, फिर बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। अब कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका महायान बौद्ध तत्व की पूछ रहा है, तो विकल्प ए है और 1 और 2 दोनों है, 2 और 3 है, फिर 1 2 3 है। तो चलिए देखते हैं
बोधिसत्व के पथ पर चलना, तो ये ऑप्शन तो सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि दो किसमें किसमें है। दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो इसमें नहीं है, तो एक ऑप्शन तो हट गया। मूर्ति उपासना एवं अनुष्ठान, ठीक है ना, तो महायान जो शाखा थी वो इस तरह का कार्य करती थी, तो यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं तीन कहाँ पर है, दो और तीन, ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, कट गया। अब विकल्प बच रहा है सी और डी। अब पहले वाले पे ध्यान देते हैं कि बुद्ध में देव तत्वारोपण, ठीक है ना, उनमें देवता, जब मूर्ति उपासना हो गई तो देवता तत्वों का आरोपण भी उनमें हो जाएगा, तो यह भी विकल्प क्या होगा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कभी कभी प्रश्न क्या होते हैं, ट्विस्टेड हो जाते हैं, आपको उन प्रश्नों का उत्तर इसी तरह लॉ ऑफ एलिमिनेशन से देना चाहिए। मैं देखता हूँ कि अधिकांश प्रश्नों के उत्तर लॉ ऑफ एलिमिनेशन से ही क्या हो जाते हैं, आपके निकल जाते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही क्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। अब चलिए आप लोग इस कूट को इस्टेब्लिश करिए। पहला है वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। पहला हुआ था राजगिरी में, क्योंकि हम लोग अभी इस प्रश्न को पढ़े हैं तो सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा हुआ था वैशाली में, इसके बाद पाटलिपुत्र में, और फिर कुंडल वन में, ठीक है ना, वही कश्मीर। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर अगर क्रम लगाया पहला दूसरा, तो सेम यही प्रश्न को यहाँ पर पूछा गया है कि कहाँ पे हुआ, वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है तीसरी, चलिए ये प्रश्न आपके सामने आ गया है, अब इसका उत्तर आप लोग दीजिए कि तीसरी बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। दोस्तों तो इसका सही उत्तर होगा आपका पाटलिपुत्र, क्या की थी, बुलाई गई थी। ठीक है, अगला है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, उदयभद्र के शासनकाल में। और ये नया प्रश्न है, तो प्रथम जो था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। नालंदा, गया, राजगीर, बोधगया। ठीक है ना, तो ये नया प्रश्न है और थोड़ा सा घुमाया हुआ है, और वो है राजगीर में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। ठीक है ना, अब आपको पूरा रटना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वो थे आपके कालाशोक। ठीक है, अगला है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ हैं। ठीक है, स्तंभ 1 और 2। अब उनका क्या करना है, हमको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। तो जन्म तो हम पढ़ के आए हैं, पहला ही प्रश्न था लुम्बिनी। फिर आपका ज्ञान प्राप्ति आपका कहाँ पे होगा, जी इसको सही कर लेंगे हम लोग। चलिए फिर से करते हैं इसको। जन्म हो जाएगा आपका लुम्बिनी। ठीक, फिर दूसरे का आपका हो जाएगा 2 बोधगया, प्रथम प्रवचन सारनाथ। ठीक है, और निधन उनका कुशीनगर। ठीक, तो यह आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ठीक है ना, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश और निर्वाण। ठीक है ना, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, जी हाँ, ये आया हुआ है यूपीपीसीएस में ये प्रश्न, और ये था उनका प्रथम उपदेश। अगला है, फिर से आपको कूट मिलान करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जन्म का जो चिन्ह है वो है आपका कमल। ठीक, इसके बाद है आपका प्रथम प्रवचन जो है वो है धर्मचक्र प्रवर्तन, हम लोग वहाँ पढ़े थे इस प्रश्न को। फिर महाबोधि, बोधि वृक्ष संबंधित है, और त्याग का जो है वो घोड़ा है। ठीक,
तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं, ठीक है ना। तो चलिए बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा होगा आपका, कौन सा है इसमें, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही विकल्प होगा, ठीक है। अगला है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है। तो यह विकल्प तो पहले ही क्या हो गया, ठीक है, देख लेते हैं। फिर उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, चलिए। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रचार किया। तो यह तो एकदम सही है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। आर्य सत्य के बारे में उन्होंने बताया ही बताया है। तो चलिए मुझे एक विकल्प मिला 4, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इन तीनों के बारे में मुझे नहीं पता है, तो यही एक पता है, तो अब ये सही है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको ये मान के चलिए कि कोई अगर आप बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई टेक्निकल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे हो जाते हैं, लेकिन ज़रूर अगर 100 प्रश्न है तो उसमें से आपको 4-5 प्रश्न किसी भी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। अगला है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, ठीक है। तो सही आपका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किसकी, तीसरी, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, ठीक है ना। तो ये एकदम बिहार में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही डीपली पूछे जाते हैं। तो जो बोधि का वृक्ष है वो अपनी पीढ़ी का क्या है, 5वां पीढ़ी का वृक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका बोध गया, ठीक है ना। अगला है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, ठीक। अब ये प्रश्न आपके सामने आ गया कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। आत्मा संबंधित विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता से क्या है, संबंधित है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, मतलब जो थे उन्हीं के जीवन में उस जो उन्होंने बनाया था उसका प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त, महाकश्यप, उपाली और आनंद, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वो होना चाहते थे देवदत्त, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था, आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो उन्होंने नेतृत्व के लिए इसमें से किसी को भी नहीं किया था, ठीक है ना जी। अगला प्रश्न है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है दीप वंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो चलिए बताइए सर, अष्टांग मार्ग जो है वो किससे संबंधित है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का क्या है, अंग है, ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, ठीक। अब देखते हैं, वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ठीक है ना। तो यह प्रश्न आपका आया हुआ है और
नियमता तो विकल्प इसमें वे कर्म में विश्वास करते थे, ये तो सही है। यह वो नहीं मानते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते, तो यह तो मतलब ईश्वर की सत्ता, ये तो एकदम गलत हो गया चौथा, ठीक है ना। तो चौथा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो दो इसमें भी है, दो इसमें भी है और केवल एक तो सही है नहीं, तो दो ये भी कट गया और चारों की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं बैठा है। तो इसका मतलब ए और 3 अगर विकल्प होता तो यह प्रश्न क्या हो जाता, सही हो जाता, ठीक है ना। तो आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा कि इसका विकल्प क्या होगा, 1 और 3, यहाँ पे यही स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। बाकी इसमें कोई भी विकल्प मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आने वाले समय में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई, ठीक है ना। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में और कुशीनगर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका वैशाली में, ठीक है ना। अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न, त्रिपिटक क्या है? गांधी के 3 बंदर, तो ये तो एकदम ही क्या हो जाएगा, गलत विकल्प हो जा रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो जब ईश्वर की सत्ता में विश्वास ही नहीं करते तो ये तो वो विकल्प तो एकदम गलत हो गया। महावीर के 3 नगीने, ठीक है, तो यह भी गलत हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों का क्या है, यह संग्रह है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा प्रश्न है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? देख रहे हैं वहाँ पे बात हुई तो यहाँ धर्म पूछ लिया, तो धर्म में क्या हो जाएगा आपका, यह किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, विभाषा शास्त्र, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बौद्ध धर्म में संघ जीवन के नियम जो प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं विनय पिटक से, ठीक है। तो आज हम अपने यहीं पे क्वेश्चंस को रोकते हैं। आने वाले समय में हम लोग अभी बौद्ध के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, कुछ और भी कलेक्शन करके, और यह आपका 2-3 वीडियो में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सिलेबस के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी हम लोग इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।